ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं बजट 2020-21 पर अपने दल की तरफ से अपनी बात सदन के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस सदन में हम लोग बैठते हैं जो लोकतंत्र की एक ऐसी पाठशाला है जिस पर जनता की निगाह होती है। उसके द्वारा पारित कानून, उसकी मर्यादाएं, संविधान, इस सब की रक्षण रहे। तो मैं सबसे पहले शहीद रतनलाल को श्रद्धांजलि देता हूं कि जिन्होंने भारत के संसद के कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों से संघर्ष करते हुए शहादत पाई। साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने उस परिवार को संबल दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस अंदाज में अपने भाषण की शुरुआत करी, और उनका अंदाज अक्सर ऐसा ही होता है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये सब उनके इशारे पर होते हैं। बजट जो रखा, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारे आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए होंगे, मेरे बाद में भी कुछ बातें रखी जाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सदन में और सदन के बाहर बोलने की आदत देख के मुझे एक किस्सा याद आता है। एक लड़का कुंवारा था, उसके ताऊ और उसके पिताजी चर्चा कर रहे थे कि ताऊजी पिताजी मेरी शादी की चर्चा कर रहे हैं, बेटा जा चिलम भरला। बोले ताऊ चिलम तो भरलाऊंगा, लेकिन जिक्र ये मेरी शादी का ही चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी शायद केंद्र सरकार के, मोदी जी के फोबिया से ग्रस्त हैं, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी जीएसटी से और नोटबंदी से। एक उन्होंने टूटा फूटा शेर भी अर्ज किया कि नोटबंदी पर मुंह खोलते नहीं, जीएसटी पर बोलते नहीं। मैं थोड़ा सा उनको भी इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि देश के विभाजन की बर्बादी पर वो बोलते नहीं, आपातकाल के झटकों पर मुंह खोलते नहीं, राज के मजे लिए 50 साल, महंगाई, भ्रष्टाचारी, पूरा सुनो भाई, पूरा सुनो। राज के मजे लिए 50 साल, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी से देश रहा बदहाल, फिर भी करते रहे शासन और कहते रहे हमारा शासन बेमिसाल। ये कैसी फितरत है जादूगर, भोली वाली जनता को ठगकर सब जानते हैं, लेकिन जानकर भी सच बोलते क्यों नहीं, देश के विभाजन की बर्बादी पर बोलते क्यों नहीं, आपातकाल के झटकों पर मुंह खोलते क्यों नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस देश में दो बड़े क्रांतिकारी काम हुए, उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री महोदय ने किया। इसमें नोटबंदी और जीएसटी का खास तौर पर उल्लेख किया। मैं निवेदन करूंगा कि जीएसटी ये 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इसकी चर्चा हुई, और उस चर्चा के दौरान इसको क्रांतिकारी कदम कहा गया। मैं ये मानता हूं कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण इस देश में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हुए। खासतौर पर नोटबंदी के माध्यम से नकली नोट समाप्त हुए, बैंकों में काला धन जमा हुआ और 99,49,000 नए टैक्स पेयर बढ़े, सरकारी खजाने में इजाफा हुआ, संदिग्ध खाते बंद हुए, 2,24,000 ऐसी कंपनियां बंद हुई और देश में 24,000 करोड़ रुपए जमा हुआ। महात्मा गांधी जी के बारे में अक्सर, क्योंकि मुख्यमंत्री गांधीवादी हैं और गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता रहे, सबको उनकी शिक्षाओं का, उनकी सब बातों का हम अमल करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा, मेरी प्रबल कामना है कि मैं हर आंख का हर आंसू पहुंच सकूं। अच्छी बात है, लेकिन 1.25 साल का इस सरकार का कार्यकाल ये अपनी बानगी कह देता है। 1.25 साल में अराजकता, अव्यवस्था,
कमजोर वित्तीय प्रबंधन, बढ़ते अपराध, किसानों की आत्महत्याएं, युवाओं की परेशानी, रोती बिलखती माताएं बहनें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुताबिक इस बजट में सब कुछ है। मोदी जी की काम पर तोहमत है, घोषणाओं का पिटारा है, वायदों के जुमले हैं, खूब सारे सपने और सजबाग भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अर्थशास्त्री आप भी नहीं और मैं भी नहीं हूं। मैं जितना इस बजट को समझ पाया, इस बजट में दलितों, आदिवासियों, बच्चे, बूढ़े और जवानों के आंसुओं का हिसाब जरूर नहीं है, बाकी सब कुछ है। हे जादूगर, तेरे बजट से तो स्कूल की किताबें बेहतर थी, देर से ही सही, लेकिन समझ तो आती थी। माननीय सभापति महोदय, 7 संकल्पों पर यहां पर जोर दिया गया है। मैं 2019 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा, सुना, 2019 को बजट को भी सुना, 2020 के अभिभाषण को भी सुना, बजट को भी सुना, और बीच बीच में जन घोषणा पत्र को भी पढ़ता रहा और सुनता रहा। मैं सदन में प्रश्नकाल से लेकर तमाम चर्चाओं को जब सुनता हूं तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है, 90% ऐसे मामले जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया या सरकार ने कहीं न कहीं किसी घोषणा के बारे में जो बाहर भी जवाब दिया, जन घोषणा पत्र से लेके बजट 2019 से लेके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 2019 से लेके पूरे सवा साल में 90% घोषणा ऐसी थी जिन पर अमल नहीं हुआ, फिर भी सरकार कहती है बजट बेमिसाल है। 7 संकल्प लिए और 7 संकल्पों में आपने कहा निरोगी राजस्थान। मुझे लगता है कि राजस्थान में जितने रोग इस समय कहीं नहीं होंगे, तो रोगी राजस्थान। फिर आपने कहा संपन्न किसान। राजस्थान का किसान तो हलकान है इस समय। मैंने कहा रोगी राजस्थान, किसान हलकान, महिला बाल वृद्ध सब हैरान, मजदूर छात्र युवा जवान सबके सब परेशान। आपने कहा शिक्षा का परिधान। मैंने कहा शिक्षा का हुआ चीरहरण, टूटे अरमान, बिजली पानी सड़कों का मान आपका संकल्प था, सूखे नल बिलों में करंट, टूटी सड़कें हर गली हर गांव। आपने कहा कौशल व तकनीकी प्रधान। मैंने कहा हे जादूगर, कैसा कौशल, कैसी तकनीकी, सिर्फ छलावा और रोता राजस्थान, रोता राजस्थान। अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र के वायदों से लेकर जिन 7 बातों का जिक्र मैंने किया, उसमें निरोगी राजस्थान का जिक्र आपने किया। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊं, तो आप अपने पिछले बजट को, पिछली सरकारों के बजट को देखें तो 12% वृद्धि से चल के 3% तक पहुंच जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमने बहुत कुछ किया। लेकिन केवल कोटा के जेके लोन की घटना इस सरकार की चिकित्सा विभाग के प्रति लापरवाही को और संवेदनाओं को साफ प्रकट कर देती है। आपने बहुत यहां पर चर्चाएं करी, लेकिन इस बजट में आपने न सीएचसी के बारे में कहा, न पीएचसी के बारे में कहा, न सब सेंटर्स के बारे में कहा। आप उस पर मौन हैं। एक जनता क्लिनिक का जिक्र जरूर किया आपने। इस बजट को मैंने देखा, दिल्ली सरकार के बजट को आपने कट कॉपी पेस्ट किया, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा पर खास तौर पर, क्योंकि उस सरकार ने उसको प्रचारित ज्यादा किया, तो आपको लगा होगा कि इससे माइलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जनता क्लिनिक की जो घोषणा आपने पिछले बजट में भी करी, अभी भी करी, और उसको लिपापोती करने के लिए न तो जनता थी, न क्लिनिक थी, न डॉक्टर थे। ये सदन जब शुरू होना था 10 तारीख को, तो आपने 8 तारीख को जयपुर में 3 जनता क्लिनिक का दिखावे का उद्घाटन जरूर किया। इस पूरी दुनिया में योग को इतना महत्व मिला, और आप निरोगी राजस्थान की बात करते, निरोगी हिंदुस्तान की बात करते, तो योग को दुनिया ने अपनाया। 195 देश, पूरी दुनिया योग को अपनाती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। आयुर्वेद की महिमा आप मानते हो, लेकिन इस बजट में न तो योग के प्रति, न आयुर्वेद के प्रति, न प्राकृतिक चिकित्सा प्रति किसी तरीके का प्रावधान आपने नहीं किया। आपने फ्री टेस्ट की जिक्र की, 70 में से 90 किए जाएंगे, मुफ्त स्कैन की, एमआरआई की आपने कही, लेकिन सिवाय सवाई मानसिंह अस्पताल को छोड़कर इस तरीके की सरकारी अस्पतालों में बेसिक जांच की सुविधा भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बराबर ये कहा
कि नए पिछले बजट में नए हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर्स खुलेंगे, 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया, जिसका किसी का भी अभी शिलान्यास नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुफ्त दवाओं को ये कहा कि ये दुनिया की बेहतरीन योजना है, लेकिन उसमें भी केवल 14 दवाइयां उपलब्ध हैं और बाकी दवाइयां डॉक्टर बाहर से लिख रहे हैं। राजस्थान में आपने गुटखे पर और उस पर पान मसाले पर प्रतिबंध तो जरूर लगाया, लेकिन इस समय राजस्थान उड़ते पंजाब की तरह जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है नौजवानों में, और उस पर सरकार पूरे तरीके से अंकुश लगाने में पूरे तरीके से नाकाम हुई है। नौजवानों को जिस तरीके की नशे की लत लगी है राजस्थान में, एक चिंताजनक पहलू है। मैं दूसरा, आपने एक संकल्प दिया संपन्न किसान, ये बात लगभग सब सदस्य कहेंगे। सत्ताधारी दल के सदस्यों के मन में भी कदाचित अपने क्षेत्र में जाएंगे तो ये कसक जरूर रहेगी कि जिन्होंने 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी की बात करी, तो कम से कम उस बात का जवाब तो इस सरकार को सदन में देना पड़ेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 नहीं, ऐसी हजारों सैकड़ों मौतें केवल इस कर्जे की आड़ में, कर्जे के कारण आत्महत्याओं का अंबार लगा और किसी न किसी कारण से वो किसान पिटता रहा। पर योजना आपकी थी, घोषणा आपकी थी, अमल उस पर नहीं हुआ। और इस सरकार ने इस बजट में किसानों के बारे में 1 इंच मात्र भी उसमें नहीं कहा। आपने भंडारण की बात करी, लेकिन 50% भी, अभी 3 लाख करोड़ टन के अनाज के भंडारण की आपने बात कही, जिसमें उस स्कीम के लिए 1000 करोड़ का आवंटन आपने किया, पर 50% का भी भंडारण राजस्थान में नहीं हुआ है। आपने नई मंडियों का जिक्र जरूर किया, लेकिन पिछले वर्ष में मात्र 12% समर्थन मूल्य पर खरीद ये सरकार ने करी है। मैं किसानों को जो सबसे बड़ी इस समय पीड़ा है, जिसका उल्लेख बार बार प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों ने किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली के बिलों में 833 रुपए की सब्सिडी दी थी, उस पर सरकार मौन है। आपने तीसरा संकल्प लिया महिला, बाल और वृद्ध कल्याण। मैं समझता हूं कि आपने खुद ने घोषणा करी जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, बच्चों के लिए पालनाघर, महिलाओं के लिए ITI और पॉलिटेक्निक की स्थापना, लेकिन इससे बढ़ के भी राजस्थान शर्मसार हुआ कि अपराधों की दृष्टि से तो 2.5 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अपराधों के मामले में महिला अपराधों की बढ़ोतरी पहली बार कभी हुई है, कहीं हुई है तो केवल इसी शासन में हुई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जनजाति, इसके प्रति सब लोगों का एक रवैया सकारात्मक रहता है। जनजाति के लोग महफूज रहें, तरक्की करें, समाज की मुख्य धारा में रहें। लेकिन ये आपकी सरकार की प्रगति रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें जनजातीय क्षेत्रीय विकास की प्रगति रिपोर्ट 2020 कहती है कि कल्याण निधि का 55% खर्चा नहीं किया आपने। विशेष केंद्रीय सहायता जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए मिलती है 54% खर्च नहीं किया, और अनुच्छेद 275(1) का 45.66% खर्च नहीं किया। केवल इतना नहीं, केंद्र की प्रवर्तित जितनी योजना है उसका 73% आपने जनजाति का खर्च नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इसका उल्लेख आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से कहलवाया और 75,000 रोजगार की बात करी। 1,08,000 पद अभी खाली हैं और अकेले 54,000 शिक्षा विभाग में हैं। मैं ये समझता हूं कि आपने पिछली बार किसानों का कर्जा तो एक हथियार बनाया वोट बटोरने का, लेकिन बेरोजगारी भत्ता ये दूसरा बड़ा हथियार था और एक सामान्य आंकड़ा आता है 27 लाख के करीब, लेकिन आपने केवल मात्र 1.5 लाख लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता दे के आपने इतिश्री कर ली। मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन का आपने वायदा किया था, नहीं किया। एक आपने 5वां संकल्प लिया, शिक्षा का परिधान। मुझे लगता है कि जिस तरीके का इस महकमे का राजनीतिकरण आपने किया है, और आप सबसे ज्यादा परेशान हैं तो पाठ्यक्रमों से, महापुरुषों से परेशान है। इसी महकमे में यदि भगवा रंग साइकिल का होता तो उससे परेशान है। वो महीनों तक साइकिलें पड़ी रही, भगवा रंग था इसलिए आप नहीं बांटी। अनेकों ऐसी चीजें थी जिसके लिए आपने कहा कि बच्चियों को आजीवन मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, उसके बारे में आपने कहीं स्पष्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि बजट में केवल लोक लुभावने वायदे देके उन बेटियों के साथ अन्याय किया है। 6वां संकल्प है आपका पानी, बिजली व सड़कों का मान। मुझे लगता है कि केवल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलने से
उस योजना की क्रियान्वित नहीं हो सकती जब तक आपकी नीति और नियत स्पष्ट नहीं हो। आपने बिजली के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्कीम निकाली, लेकिन राजस्थान के 60 लाख उपभोक्ता आपने जिक्र किया पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से काम की प्रोग्रेस की बात आप करते थे। आप साहब ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करी तो उन 18 वर्षों में लगभग 2.2 लाख किलोमीटर सड़कें, जो कुल राजस्थान की लंबाई है उसमें से 64,000 किलोमीटर सड़क केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री की उस योजना से प्रारंभ हुई, जिसका आनंद आप लोग ले रहे हैं। और अभी भी जो प्रावधान हुआ है वो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ही हुआ है, जिसके कारण सड़कों का निर्माण होगा। और इसी तरीके से जो पुराना हमारी जो पिछली सरकार ने जो प्रारंभ किए थे, मैं अपने क्षेत्र के भी बता सकता हूं कि जिन सड़कों की डामरीकरण नहीं हुआ था, हमने शिलान्यास किया, उस पर ग्रेवल सड़कें बन गई, लेकिन उन पर डामर आज तक नहीं हुआ। हम बराबर जवाब मांगते हैं, लेकिन विभाग ने आज तक जवाब नहीं दिया। 7वां संकल्प आपने दिया कौशल व तकनीकी प्रधान। केंद्र की योजनाओं को कॉपी पेस्ट जरूर करी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें राजस्थान में जो एक आंकड़ा आप बताते हो कौशल विकास के जरिए नौजवानों को पुष्ट करने का, उसमें भी कहीं सच्चाई नहीं है। आपने कहीं न कहीं किसी न किसी जिले को छोटा मोटी रेवड़ी बांट के इसमें आंकड़ों का मायाजाल जरूर बिछाया और माइक्रो लेवल पर घोषणाओं को घोषित करके, और ये कहा जरूर है कि हम निश्चित रूप से इसमें कुछ काम करेंगे। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, कुछ ऐसे महकमे, कुछ ऐसे काम जिनका उल्लेख करना जरूरी था, लेकिन उससे पहले आप केंद्र सरकार पर तोहमत लगाते हो। लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2019-20 के बजट का भाग जो 46,411 करोड़ था, 20 में 46,886 करोड़ हुआ, जो 475 करोड़ रुपए अधिक है, जो केंद्र पर आप आक्षेप लगाते हो। केंद्र की तरफ से जो सहायता आपको मिलती है उसमें जहां पहले 1 रुपए में 11.45 पैसे मिलती थी, और अब की बार केंद्र का ये योगदान 13 रुपए 24 पैसे हो गया। मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख अपने बजट भाषण में कहीं नहीं किया। प्रदेश में पूंजी निर्माण घटा है और मुझे लगता है कि विकास व्यय ये बढ़ रहा है। जेंडर बजट की बात आपने, ये अक्सर चर्चा होती है जब आधुनिक लोकतंत्र में समानता की, समता की बात करते हैं, तो हमारी आधी आबादी है उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपने इसी बजट में राजस्थान के 3 करोड़ किसानों को 3400 करोड़ से निपटाकर संविदा खेती का कानून थोपने की बात कही है। मैं ये मानता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, अच्छी सार्थक बहस की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे मध्यम और सीमांत किसान हैं, इस संविदा खेती की आड़ में कहीं उन पर चोट नहीं हो जाए। निःशुल्क दवा की संख्या तो 709 कर दी, पर उसमें बजट की वृद्धि केवल 63% करी है, जो केवल मामूली है। यहाँ पर राजस्थान की 1100 किलोमीटर सीमा लगती है और संवेदनशील भी है, विकास से महरूम भी है, और कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार उनको विकास के सब्जबाग दिखाती है, लेकिन 133.33 करोड़ रुपए मात्र इसका प्रावधान करके आपने उनके सपनों पर पानी जरूर फेरा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये बजट विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण जो जरूरी है और आधुनिक युग में इनकी जो महत्ता है, लेकिन आपने इनका बजट घटा दिया। उच्च शिक्षा में 322 करोड़ रुपए, ये बताता है कि आप शिक्षा के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। मैं निवेदन कर चुका कि 75,000 नौकरियों का वायदा करके केवल 74,000, उसमें 30,000 का रोलिंग प्लान और 53,000 की नई घोषणा, ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि छलावा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, पूंजीगत व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और मात्र वर्तमान बजट में 9.58 इसी का उल्लेख किया गया है। पूंजीगत आय भी कटौती हुई। राजस्व घाटा ये 28,041 करोड़ 4 लाख हुआ। ये जीडीपी का केवल
0.19% है, जो FRBM एक्ट का उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन बातों का जिक्र किया मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कमी की गई है और इसके कारण काफी चीजों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आर्थिक तंगी का इस सरकार ने जो बार बार रोना रवैया, उसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, लेकिन 23,411 करोड़ रुपए ये सरकार की तरफ से राशि है जो कर वसूली की अटकी हुई है। 23,411 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, ये राशि 4 विभागों के बजट के बराबर है और मुझे ये कहते हुए अफसोस है कि ये 1 से 10 वर्ष जरूर हुए, लेकिन पिछले 1 साल में 12,500 करोड़ रुपए की राशि है जिसका आपने कलेक्शन नहीं किया, 12,500 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों का बजट में आपने उल्लेख नहीं किया है। पर्यटन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण महकमा है, आपने भी कहा, लेकिन आपने उसमें बजट में प्रावधान कितना किया है? 0.6, पर्यावरण के लिए 0.3, युवा खेल के लिए 0.002, नगरीय निकाय के लिए 0.080, जनजाति विकास के लिए 0.330, पशुपालन राजस्थान का महत्वपूर्ण महकमा, उसमें प्रावधान आपका 0.600, उच्च शिक्षा का मैंने बताया, महिला बाल विकास 1.39, श्रमिक विकास के लिए 3.174 और पंचायती राज के लिए 4.930। आपने किसानों की कर्जा माफी को वायदा पूरा नहीं किया, बेरोजगारी नहीं किया, लेकिन कृषि उपकरणों को जीएसटी से बाहर करने का आपने ये वायदा किया था, बुजुर्ग किसानों को पेंशन का वायदा किया था, फसल बीमा को मजबूत करने की बात कही थी। और जिस तरीके से आपने मंडी टैक्स की उम्मीद व्यापारियों को थी, उसमें कोई भी किसी तरीके की रिलीफ आपने नहीं दी। राजस्थान के 150 हॉस्पिटल में 1000 बेड बढ़ाने की बात आपने करी है, केवल 6 बेड प्रति हॉस्पिटल होता है, जो बिल्कुल न के बराबर है। बाड़मेर की रिफाइनरी के बारे में मुझे लगता है कि केवल लिपापोती आपने करी, और बजट में जिन कर की राहत आपने दी 130 करोड़ की, वो कर तो आप स्टैंप ड्यूटी से बराबर वैसे ही वसूल कर लेंगे, और 130 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू आपको मिलेगी वो बिजली की दरों से आपको मिल जाएगी। आपने इसके अलावा अनेकों ऐसे प्रावधान थे जिनके बारे में आपने वायदा जरूर किया था, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो राजस्थान का बिल्कुल जयपुर के पास का क्षेत्र है। पिछली सरकार ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि 1500 करोड़ से उस क्षेत्र के विकास के लिए शुरुआत की, 350 करोड़ की सड़कें हम लोगों ने बनाई, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, एक एस श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोला, आयुर्वेदिक औषधालय खोला, जालसू में CHC खोली, जालसू में नई पंचायत समिति बनी। लेकिन उसके बाद पूरे 1.25 साल से मैं मंत्रियों के विभागों को चिट्ठी लिखता हूं, यहां पर अपनी बात उठाता हूं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से, इस सरकार से, कि कम से कम राजधानी की नाक के नीचे के इस क्षेत्र को आप निश्चित रूप से संरक्षण दें। और मैं निवेदन करूंगा कि एक मेरे यहाँ 3 तहसीलें, उप तहसीलें हैं, एक उप तहसील को क्रमोन्नत किया जाए। हमारी सरकार ने 1.5 करोड़ से एक CHC बनाई, लगभग 500 से 700 आउटडोर नियमित होता है और एक किराए के भवन में चल रहा है। नया भवन बनाकर हमने तैयार कर दिया, पिछले 1.5 साल से वो इंतजार कर रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन किया कि आए, फीता काटें और रोगियों को राहत दें। आपने मंडियों की बात करी, लेकिन ये जो क्षेत्र है पूरा आसपास दूध, पशुपालन और सब्जी के लिए विख्यात है। मेरे अपने क्षेत्र में एक सब्जी मंडी की स्थापना करेंगे तो मुझे लगेगा कि निश्चित रूप से आपने किसानों की आवाज सुनी है। आसपास के क्षेत्रों से, अभी समाप्त करो महाराज, आसपास के क्षेत्रों से जो बच्चे खासतौर पर पढ़ाई के प्रति, क्योंकि पहले खेती का, पशुपालन का धंधा करते थे, लेकिन इस बार हमारे क्षेत्र के बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और प्रशासनिक सेवाओं में गए। खासतौर पर दोनों पंचायत समितियों में एक महाविद्यालय या बालिका विद्यालय जरूर खोलें। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, खासतौर पर 3 सड़कें, जालसू से नांगलाडी, चौंप से राजावास, मोड़ी से सिरसली, बिहारीपुरा, भीलपुरा होते अनोपुरा। एक JDA का 56 करोड़ का फ्लाईओवर हमने स्वीकृत किया, काम चला, लेकिन उसका काम अभी रुका हुआ है। आमेर का इतना बड़ा कस्बा, उसको आप जिला अस्पताल का दर्जा दें। सेवापुरा में एक बड़ा कचरा डिपो जिसके कारण जनता परेशान है। बीसलपुर की परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में आप लागू करें, और जो काम अभी चल रहा है
उसको पूरा करें। सिंचाई के लिए क्योंकि भूगर्भ नीचे चला गया तो किसान मांग करते हैं काफी अरसे से कि बांडी नदी को यमुना से जोड़ा जाए और मेरे क्षेत्र के अनेकों सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उसमें नए संकाय विषय खोले जाएं। मैं इतना कह सकता हूं सभापति महोदय कि आपने खूब घोषणाएं कराई, हमसे भी पैसे लिए। स्वागत कक्ष के लिए 869 थानों के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए विधायक कक्ष कोष से लिए, लेकिन इस स्वागत कक्षों में मैन पावर की जरूरत है, इसलिए इसमें नई भर्ती करें। आरएस के लिए अभी बच्चे बैठे हुए, व्याख्याता भर्ती के परिणाम के लिए बच्चे बैठे हुए हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, आपने कहा था ये पारदर्शी सरकार है, लेकिन परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार ने, एसीबी की कार्रवाई ने इस पारदर्शी सरकार के उस पारदर्शीपन पर ताले लगा दिए। यदि जरा भी कोई इज्जत बची हो, जरा भी कोई मान सम्मान बचाओ, तो मैं समझता हूं कि ये तो वानगी फिल्म का ट्रेलर है। 1.25 साल में ऐसा हुआ तो बाकी 4 साल में क्या होगा आप देख सकते हैं। संविदा कर्मी अभी बाहर मिले, मुझे लगता है कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए जिसका उल्लेख आपने किया। सभापति महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ईन मीन 3 बजट है, ये ईन मीन 3 बजट है, दिशाहीन है, मुद्दाहीन है, कर्महीन है, दृष्टिहीन है, मतिहीन है, गतिहीन है, अर्थहीन है, कर्महीन है, सत्यहीन है, संख्याहीन है, परिणाम संगीन है और इस सब के आगे राजस्थान की जनता गमगीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।